छाया और कल्पेश अपने बेटा बहू आंचल और पुष्कर के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है। हे भगवान, छत पे पापड़ सुखाकर मैं तो थक गई। गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बस पूछो मत। लेकिन माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं पापड़ सुखा दूंगी। तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? हमेशा अपनी ही मनमानी करती रहती हो। मुझे आपका यो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कुछ नहीं होता बहू। अगर मैंने ये छोटे मोटे काम कर भी दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू मेरी फिक्र मत कर। तभी वहां पर पुष्कर आता है। माँ, आचल, अब आप दोनों की चिंता को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। क्या मतलब? हाँ बेटा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे माँ, मेरा एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए उसके घर पर जो नौकरानी रहती थी वो अब काम की तलाश कर रही है। अब वो तो विदेश नहीं जा सकती ना। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि उसे हमारे यहाँ पर ही काम पर रख लिया जाए। वो हमारे घर पर 24 घंटे काम करेगी और यहीं पर रहेगी। चलो बढ़िया है। इसी बहाने बहू और छाया को आराम भी मिल जाएगा। लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है पुष्कर। मैं तो माँ जी को भी मदद करने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन बहू, कर करके तो कितना हैंडल करेगी? सारा दिन बस घर के काम काज में ही लगी रहती है। तुझे खुद के लिए भी समय मिलना चाहिए। अब जब पुष्कर घर पर नौकरानी ला रहा है तो उसे लाने देना। मना क्यों कर रही है तू? अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आप सभी लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, रख लेते हैं नौकरानी। फिर अगले दिन पुष्कर नौकरानी को लेकर आता है। वो नौकरानी दिखने में इतनी सुंदर होती है कि छाया उसे पहचान ही नहीं पाती। अरे पुष्कर बेटा, तूने मुझे बताया नहीं कि आज तेरी सहेली आने वाली है। ये तेरी कॉलेज की ही दोस्त है ना? नहीं माँ, वो सहेली दूसरी है और ये हमारी नई नौकरानी है। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है करीना। ओ माय गॉड पुष्कर, इतनी सुंदर और मॉडर्न नौकरानी मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। ये कैसा कलयुग आ गया है। आजकल के नौकर चाकर भी किसी से पीछे नहीं रहे। चलो अच्छा ही है। अरे माँ, अब क्या बाहर ही बातें करते बैठोगे क्या? उसे अंदर तो बुलाओ। फिर करीना घर के अंदर आती है और वो सबसे अच्छे से बात करती है। लेकिन उसका इतना सुंदर रूप देखकर घर के सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। करीना के इतने सुंदर होने के कारण उसके तेवर और नखरे भी एकदम अलग और अनोखे होते हैं। करीना, मैं टीवी देखते देखते सब्जी साफ कर देती हूँ, तब तक तुम आटा गूंदो। फिर सिलबट्टे पर मसाले कूटना और उन्हीं मसालों को सब्जी और दाल में इस्तेमाल करना। ठीक है ना? नहीं रे बाबा, मैं कोई आटा वाटा नहीं गूंदने वाली, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने नेल्स करवाए हैं और ये मसाले कूट कूट कर मैं अपने ये मुलायम और कोमल हाथ खराब नहीं कर सकती। मैं मसालों को मिक्सर में ही कूटूंगी और आटे को गूंदने के लिए आपको मेरे लिए आटा गूंदने वाली मशीन लानी होगी। क्या? अरे ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? अब नौकरानी हो तो तुम्हें ये सारे काम आने ही चाहिए। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरे को कोई काम नहीं आता? मेरे को सब आता है, पर मैं अपनी खूबसूरती को डैमेज नहीं कर सकती बाबा। मेरी सुंदरता मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। अच्छा, तो तुझे आटा गूंदने की मशीन चाहिए, यही चाहती है ना तू? हाँ, एकदम बरोबर। और इतना ही नहीं, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, स्पेन मॉप और बाकी के 2-3 सामान, ये सभी चीजें मंगवा दो। और हाँ, अगर ज्यादा पैसे हो ना तो रसोई में एसी भी लगवा देना। वो क्या है ना, गर्मी ने हाहाकार मचाया हुआ है और ऐसे में मेरी नाजुक और मुलायम स्किन पसीने से खराब हो सकती है ना। दैट्स व्हाई। हे भगवान, अरे तू नौकरानी है या कोई हीरोइन? अरे इतने नखरे तो कोई हीरोइन भी नहीं करती।
जितने तू करती है करीना। हाँ करीना, और हम ये सब नहीं ला पाएंगे। और हमें ये सब लाना ही होता ना, तो हम इसे पहले ही ला देते और खुद ही उसका इस्तेमाल करते, और हमें तेरी कोई जरूरत भी नहीं होती। ठीक है फिर, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं करीना, रुक जाओ। और आंचल, तुम भी ना, सच में कितना बोलती हो यार। और करीना, तुम्हें जो चाहिए वह सब मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सारा काम ठीक से करना होगा। कोई आनाकानी नहीं चाहिए। ठीक है साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, देख लेना आप। लेकिन पुष्कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, अरे इससे बेहतर तो हम कोई दूसरी नौकरानी देख लेते हैं। अरे नहीं माँ, करीना जैसी नौकरानी हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि इसके नखरे थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये काम भी उतना ही अच्छा करती है। इसीलिए हमें पैसों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप और आंचल दोनों आराम करें। अच्छा जी, बड़े पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास पुष्कर। जब मैं तुम्हें कूलर लेने के लिए कह रही थी, तब तुम्हारे जेब में कोई पैसे नहीं थे। हाँ चल, तब मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो है ना। अब तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। फिर पुष्कर करीना के अनुसार घर के लिए सारी चीजें मंगवाता है, और उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करके करीना अपने काम आसानी से करती है। और सारे काम निपटाने के बाद में वो आराम से सोफे पर टीवी देखती रहती है। करीना, रिमोट पकड़ाओ इधर, मुझे अभी मेरा सीरियल देखना है। अरे ये क्या बात हुई दीदी, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? मैं अभी तो आई हूँ ना, प्लीज मुझे देखने दो और डिस्टर्ब मत करो। अब आप जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो। क्या? करीना, तुम इस घर की नौकरानी हो, तमीज से बात करो। सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा टीवी देखने का बहुत मन कर रहा है, तो फिर आप टीवी और मेरे बीच क्यों आ रही हो? अरे आंचल, तुम बेडरूम के टीवी पर अपना सीरियल देख लो ना। करीना तो वैसे भी कितना कम टीवी देखती है, सारा दिन तो ये काम में ही लगी रहती है। पुष्कर की बातें सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में वो पुष्कर से कहती है, क्या बात है पुष्कर, तुम तो उस हीरोइन की बड़ी तरफदारी करते हो। उसकी ज्यादा साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? अरे यार आंचल, मैंने कहा उसकी साइड ली। अब वो हमारे घर में रहती है, तो उसे भी थोड़ा फ्री का टाइम चाहिए ना। वो थोड़ी ना कोई रोबोट है जो 24 घंटे बस काम ही करती बैठेगी। और मैंने जो भी बोला या किया है, वो सब केवल इंसानियत के नाते ही किया है, और कुछ नहीं मेरी जान। इंसानियत के जगह पर दूसरा कोई नाता जोड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा हाफ मर्डर कर दूंगी। हे भगवान, तुम भी ना आंचल, सच में कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हो। दिन गुजरते जाते हैं, करीना सारे काम अच्छे से करती है, लेकिन उसकी फरमाइशें और नखरे रुकने का कोई नाम नहीं लेती। एक दोपहर, अरे करीना, जाकर कल्पेश जी की दवाइयाँ लेकर आ, उनकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। और हाँ, आते समय डेयरी से पनीर और मक्खन भी लेकर आना। ठीक है चाया काकी। लाओ, चाबी दो मुझे गाड़ी की। क्या? गाड़ी की चाबी? लेकिन वो तुझे क्यों चाहिए? अब बाहर जाना है तो गाड़ी की चाबी तो लगेगी ही ना। इतनी तड़कती भड़कती धूप में मैं पैदल थोड़ी ना जाऊंगी बाहर। मेरी गोरी गोरी स्किन खाली पॉकेट में टैन हो जाएगी ना। और तो और, मेरे तो पैर भी दर्द करेंगे, और अगर पैर दर्द करेंगे तो फिर मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगी? ये भगवान, ना जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। और नहीं तो क्या, अरे इतने तेवर और नखरे तो हमारी बहू भी नहीं करती, जितना कि यह करीना करती है। लाओ छाया, पर्ची दो मुझे, मैं ही जाकर लेकर आता हूँ।
तभी वहां पर आंचल आती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा जी, मैं हूं ना, मैं लाती हूँ। इस करीना को तो बस महारानी की तरह ही रहने आता है और ये सब पुष्कर की ही गलती है। उसी ने इसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। फिर एक दोपहर जब आंचल और छाया दोनों बाहर गए होते हैं, तभी घर में कल्पेश सो रहा होता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। और जब वो अपने कमरे के बाहर आता है, तब उसे पुष्कर के कमरे में से उसकी और करीना की हंसने की आवाजें आने लगती है। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहकर बहुत खुश हूँ। किसी को पता ही नहीं चला कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और मैं यही चाहती थी कि मैं हर वक्त बस तुम्हारे ही साथ रहूं और मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। बस ऐसे ही तुम्हारे पास रहकर खुश रहना है। हाँ करीना माय लव, मैं भी बहुत खुश हूँ। बस तुम्हें इतना काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन नौकरानी बनना तो तुम्हारी ही चॉइस थी। क्या तुम भी पुष्कर? तुमने तो मुझे एक हाई फाई नौकरानी बनाकर रखा है। थोड़ी ना मैं कोई खून पसीना बहा रही हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर कल्पेश सब समझ जाता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है और वो गुस्से में उनके कमरे में जाकर उन दोनों की खूब पिटाई करता है। अरे नालायक लड़के, हमने तुझे ये संस्कार दिए हैं क्या? क्या कर दिया तूने ये सब? शादीशुदा होने के बावजूद भी तू अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेकर आया है। छी, लानत है तुझ पर पुष्कर। माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल जी, इसमें पुष्कर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही इसे बोला था, ताकि हम दोनों एक साथ रह सके, एक ही छत के नीचे। चुप रहो तुम करीना। अरे तुम दोनों ने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और पुष्कर तू, अगर तेरी बीवी और माँ को ये सब पता चलेगा तब वो दोनों कितनी टूट जाएगी, इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुझे? बेशरम कहीं के। पापा, सॉरी पापा, पर आप प्लीज उन दोनों को ये सब मत बताना। प्लीज पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बस पुष्कर, ये सब नाटक मत कर। अब तुझे चुनना होगा, परिवार या गर्लफ्रेंड। अगर तुझे इस करीना के साथ रहना है तो अपने परिवार को भूलना होगा, और अगर हमारे साथ रहना है तो इस करीना को भूलना होगा। बता जल्दी। कल्पेश की बातें सुनकर पुष्कर सोच में पड़ जाता है। पापा, मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा पापा। और करीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते पुष्कर। मेरा क्या होगा फिर? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? रह पाओगी करीना। एक ना एक दिन तो हमारा ये सच सबके सामने आने ही वाला था। सच को कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। पर हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत है करीना। करीना पुष्कर की बात समझ जाती है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। वही कल्पेश पुष्कर को माफ ना करते हुए उसे सुधरने का एक मौका जरूर देते हैं। फिर बाद में जब आंचल और छाया घर लौटती है, तब करीना को ना देखकर आंचल उससे पूछती है, क्या हुआ पापा जी? कहाँ गई हमारी चम्मक छल्लो? अरे बहू, उसके गांव में किसी की मौत हो गई है, इसीलिए उसे जल्दबाजी में जाना पड़ा। हाँ चल, अब वो सब छोड़ो ना, हम तुम दोनों के लिए कोई और नौकरानी देखेंगे। हाँ चलो, अच्छा है, बला टली। फिर उस दिन के बाद से पुष्कर अपनी बीवी के साथ शांति से रहने लगता है और वो करीना को भी भूल जाता है। ज्वाला अपने पति यशपाल और 2 बेटे मुकेश और अखिल के साथ रहती है। वो स्वभाव से काफी सख्त होती है और हर किसी पर अपना दबाव बनाए रखती है। अरे, आपने क्या अपनी सारी अकल बेच खाई है क्या? दिन रात चलने के बाद बस सांड की तरह फैल जाते हो। अरे जाओ, जाकर बाजार से सब्जियां लाओ। और हाँ, आते समय वो गोपालनाथ मिठाई वाले से
मेरे लिए ताजी ताजी रस मलाई और बर्फी भी लेकर आना। ज्वाला, अरे तुम इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो? थोड़ा तो अपने पति पर रहम करो। अरे उस गोपाल नाथ के दुकान के बाहर मुझे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर मुझे तुम्हारी मिठाई मिलेगी। हाँ तो आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी है क्या, या सांप ने डस लिया है आपको? ज्यादा नौटंकी मत करो मेरे सामने और चुपचाप जाकर जितना बोला है उतना करो। ठीक है, 2 पैसे। मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाली। आपके पेंशन के सारे पैसे अब मेरे पास ही रहेंगे और उन्हें केवल मैं ही इस्तेमाल करूंगी और कोई नहीं करेगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज्वाला? हाँ, सही कह रही हूं मैं। पहले की बात अलग थी। पहले मैं अपने मन को मारती रहती थी और कुछ नहीं खरीदती थी, लेकिन अब जब मेरे दोनों बेटे कमा रहे हैं तो आप उन्हीं से पैसे मांग लीजिए। आपकी पेंशन में से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सारे के सारे पैसे मैं ही इस्तेमाल करूंगी। लेकिन ज्वाला, ये सही बात नहीं है। अब आप मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या नहीं। और दफा हो जाओ जल्दी से, वरना आज आपको कोई खाना नहीं मिलेगा। अभी बता दे रही हूं मैं। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो इस जन्म में मुझे ऐसी हिटलर बीवी मिली है। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए तो। कुछ भी तो नहीं, जा रहा हूं मैं। ले लूंगा मैं अपने बच्चों से पैसे। ऐसे ही ज्वाला के कारण ना सिर्फ यशपाल को बल्कि मुकेश और अखिल को भी काफी परेशानी होती है। क्या? लेकिन माँ, हम थोड़ी ना रोज रोज कहीं घूमने जाते हैं। हाँ माँ, जाने दो ना हमें दोस्तों के साथ गोवा। अब हम बच्चे थोड़ी ना है। नहीं मतलब नहीं। तुम दोनों को अगर कहीं पर जाना है तो मुझे भी साथ लेकर जाना होगा, वरना तुम दोनों के पिछवाड़े अच्छी तरह से सुझा दूंगी मैं। और हाँ, कल रात को तुम दोनों फिर से 11 बजे आए थे। इतनी रात को घूमने का चस्का लग गया है ना तुम दोनों को। अगर आइंदा से लेट आए तो मैं तुम दोनों को घर में लूंगी ही नहीं। माँ, आप सच में हमारी माँ ही हो ना, या कोई दुश्मन हो? और नहीं तो क्या। अरे आपसे हमारी कोई खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम अगर इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो क्या बुढ़ापे में लाठी लेकर घूमने जाएंगे क्या? ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ, वरना एक लपड़ लगाऊंगी ना तो हमेशा के लिए आवाज चली जाएगी। फिर मैंने कह दिया सो कह दिया। अब मुझे इस घटिया विषय पर और कोई फालतू की बहस नहीं चाहिए। सबका जीना हराम करके ज्वाला खुद की लाइफ में काफी एंजॉय करती है। एक दिन यशपाल अपने दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता लाता है और ज्वाला भी उन दोनों को देखकर तुरंत उन्हें पसंद कर लेती है। सिमरन की मुकेश से और अर्पिता की अखिल से शादी हो जाती है। शादी के 1 हफ्ते बाद, अरे ओ अप्सराओ, कहाँ चली हूँ लाली लिपस्टिक लगा के? माँ जी, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं और हमने घर का सारा काम भी निपटा दिया है। हाँ माँ जी। अरे तुम दोनों ने फिल्म देखने का प्लान कैसे बना लिया? मुझसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझी क्या? लेकिन माँ जी, आपसे अनुमति लेना जरूरी है क्या? हमने घर के तो सारे काम निपटा ही दिए हैं ना। अरे चिट्टन की, खुद को ज्यादा सयानी मत समझ। तू और तेरी जेठानी कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर कहीं भी जाना हो तो मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर अनुमति लिए बगैर कहीं भी चली गई तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब जाओ, जाकर मेरे लिए कड़ी चावल बनाओ। मुझे कड़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन माँ जी, हमारी बाकी सहेलियां भी हमारा इंतजार कर रही है। प्लीज माँ जी, जाने दीजिए ना हमें।
एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अगर वापस से मुंह खोला तो गर्मा गर्म चटका दे दूंगी तुम दोनों को, समझी? चलो अब जाओ अंदर, बड़ी आई फिल्म देखने वाली चुड़ैल कही की। ज्वाला अब अपने बहुओं के साथ भी काफी कठोरता से पेश आने लगती है, जिससे सिमरन और अर्पिता दोनों को भी काफी गुस्सा आता है। फिर एक दिन, माँ जी, आज अर्पिता और मैं हम दोनों बाहर गए थे, तभी मोहल्ले वाली सारी काकियां आपके बारे में बहुत बुरा भला बोले जा रही थी, और उनकी वह सारी बातें सुनकर हमें तो बहुत बुरा लगा। क्या क्या बोल रही थी वो सारी नालायक औरतें? अरे माँ जी, अब क्या ही बताए आपको, सुनकर तो आपको मिर्ची ही लगेगी, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने सच ही कहा है। वो कह रही थी कि आपका शरीर तो बस फैलते ही जा रहा है और दिन ब दिन आप काफी बदसूरत भी होती जा रही हो। अब उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि आप तो बस दिन रात बेड पर टांगे फैलाकर ही आराम फरमाती हो। अगर आप कुछ काम करोगी तभी तो पसीना छूटेगा और तभी आप सुंदर बनोगी। अरे पिता बहू, शायद तुम सही कह रही हो, सच कड़वा होता है, लेकिन है तो सच ही। मुझे अब काम करना शुरू करना पड़ेगा और तब जाकर मैं फिर से पतली और सुंदर दिखूंगी और सबको जलाकर राख कर सकूंगी। हाँ माँ जी, आपको ये सब करने की बहुत जरूरत है। ओफो सिमरन, तू भी ना, माँ जी से ये सब नहीं होगा। माँ जी को तो बस दिन रात आराम ही करना होता है, ये थोड़ी ना पूरे घर की सफाई कर पाएगी। और तो और, इनसे तो बाकी के भी कोई काम नहीं हो पाएंगे। ओए बेवकूफ बददिमाग लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सारे काम करूंगी, जरूर करूंगी। इस तरह देवरानी सिमरन अपनी दाल की भूमिका निभाकर जेठानी अर्पिता उस पर तड़का मार देती है। मतलब वो ज्वाला को भड़काने में कामयाब हो जाती है और इस वजह से ज्वाला अब ज्यादा काम करने लगती है और दोनों बहुओं को अब काफी आराम भी मिलता है। दोनों देवरानी और जेठानी अपनी ये चालाक हरकतें करना बंद नहीं करती। एक रोज मोहल्ले के मंदिर में बड़ी पूजा होने वाली होती है। अरे ज्वाला, अब इस बार महाप्रसाद बनाने की बारी तेरी है। और हाँ, तू कितना दान करने वाली है? थोड़ा ज्यादा ही कर, क्योंकि तेरे दोनों भी बेटे अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं। अरे आंटी जी, लगभग 100 से भी अधिक लोग हैं और इतने सारे लोगों का माँ जी खाना कैसे बना पाएगी? हम दोनों बहुएं हैं ना, हम करेंगे ये काम। हाँ आंटी जी, हम बना लेंगे। और वैसे भी हमारी माँ जी को तो ये भी नहीं पता कि घर में किचन कहाँ पर है, तो ये प्रसाद वो कैसे बना पाएगी? और रही बात दान की, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने पैसे दे पाएंगे दान के लिए। हाय हाय, ऐसी बात है क्या? नहीं तो। अरे मेरे इन निगोड़ी बहुओं की मत सुन, ये दोनों पागल खाने से छूटकर आई है। अरे मैं बनाऊंगी ना प्रसाद, और तो और दान भी सबसे ज्यादा मैं ही दूंगी। तुम लोगों ने क्या मुझे ऐसी वैसी समझ के रखा है क्या? ज्वाला नाम है मेरा, ज्वाला। इस तरह दोनों बहुएं ज्वाला के साथ फिर से खेल जाती है और अपनी सास से काम करवाने के साथ साथ उनसे पैसे भी निकलवा देती है। फिर एक दिन दोनों बहू बेटों की जोड़ी हनीमून के लिए प्लान बनाती है, लेकिन ज्वाला उन्हें कहीं भी जाने के लिए मना कर देती है और इस कारण वो चारों काफी रूठ जाते हैं। पर फिर कुछ दिनों के बाद ज्वाला खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। तभी, माँ जी, हो गई ना आपकी सारी तैयारी? हाँ सिमरन, अब बस वो कुर्ते और सेल्फी स्टिक लेना बाकी है, वो भी पैक कर दूंगी मैं। चलो अच्छी बात है, पर माँ जी,
आपको पता है ना कि आपकी सारी सहेलियां कैसी है? नहीं मतलब अच्छी है, लेकिन फिर भी। अरे सिमरन, क्यों झूठ बोल रही है? उनकी कोई भी सहेली अच्छी नहीं है। अरे जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करें, वो आपके दोस्त नहीं होते हैं माँ जी। अरे आपकी सारी सहेलियां कितनी बार कितनी सारी जगहों पर जाती है, लेकिन आपको तो पता भी नहीं है। और तो और, उन्होंने तो इस ट्रिप पर भी आपको लेने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आखिर में आपको बुला लिया। और ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है और देखी भी है। क्या? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। और ऐसे जहरीले लोगों की संगत में आप मत रहिए माँ जी। आप हमारी सास हो, लेकिन फिर भी हम आपसे माँ जैसा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको सारी सच्चाई बता दी। हाँ माँ जी, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको उनके साथ जाकर दुख हो या फिर कोई और परेशानी हो। अपनी दोनों बहुओं की सारी बातें सुनकर ज्वाला अब सोच में पड़ जाती है और वो ट्रिप पर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर अगले दिन ज्वाला अचानक से यशपाल, अमृता और सिमरन को आपस में बात करते हुए देख लेती है। बहुओं, तुम दोनों एकदम सही जा रही हो। ऐसे ही ज्वाला को सबक सिखाओ। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और माँ जी को अगर हमने सीधा नहीं कर दिया तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। हाँ पापा जी, माँ जी ने तो आपको और हम दोनों के पतियों को काफी परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि आप हम दोनों के पापा के दोस्त हो और आपने हमें यहाँ पर इसीलिए लाया है ताकि हम माँ जी को लाइन पर ला सके। माँ जी अब से पेंशन के पैसे लेती थी ना, इसीलिए हमने उनके सारे पैसे दान करवा दिए। अरे वो तो हमसे काम भी कितना करवाती थी, इसीलिए हमने भी मिर्च मसालों से भरी बातों को सुना सुना कर उन्हें बहुत भड़काया है और वो खुद ब खुद ही काम करने लगी। और जब उन्होंने हम दोनों के हनीमून को कैंसिल कर दिया तो फिर हमने भी उन्हें उनकी सहेलियों के खिलाफ भड़काकर उनका ट्रिप पर जाना ही कैंसिल करवा दिया। माँ जी तो अब धीरे धीरे हमारे झांसे में फंसती जा रही है। अच्छा, तो ये सब तुम तीनों का कारनामा है। अरे ये दोनों तो है ही नागिन, लेकिन आप यशपाल जी, आप तो उनके सपेरे निकले। अचानक से ज्वाला को वहां पर देखकर वो तीनों काफी चौंक जाते हैं। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी यशपाल जी कि आप मेरे साथ ऐसा कांड करोगे। अरे आपने तो मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे जैसी ही नमकीन और तीखी बहू लेकर आए। एक तो दाल के बराबर है और दूसरी उस पर तड़का देने वाली। तो फिर मैं और क्या करता ज्वाला? अरे तुम्हारे दबाव के कारण मेरा तो जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। अब जाकर कहीं राहत मिल रही है मुझे। माँ जी, आपको समझना होगा, हर कोई आपके इशारों पर नहीं चल सकता। हर किसी की अपनी ख्वाहिशें होती है, उनकी इच्छाएं होती है और हर किसी के जीवन जीने का तरीका अलग होता है। अरे आप जितना हम लोगों पर दबाव डालती हो, उतना ही दबाव कोई आप पर डाले तो आपको कैसा लगेगा? अब बहुत हो गया माँ जी, अब आपकी नहीं चलने वाली। और आपको हर किसी का सम्मान करना होगा और हर किसी को तितली की तरह उड़ने देना होगा। और अब आगे से कोई भी आपके घमंड, डर और अहम के पिंजरे में कैद होने वाला नहीं है। अपनी बहुओं की सारी बातें सुनकर ज्वाला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उन तीनों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहुओं। यशपाल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा यह स्वभाव कितना गलत है और इसके चलते दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया है
और अब मुझे अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना है और उन गलतियों को सुधारना भी है। मुझे माफ कर दो। मैं अब किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगी। ज्वाला की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से सुधर कर सबके साथ प्यार और स्नेह से पेश आती है। नायरा रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है और एक मार्केटिंग की जॉब कर रही होती है, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास एक शुगर डैडी होता है जिसका नाम शैंकी होता है। ये लो नायरा माय स्वीट हार्ट, ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स है, और ये मैं पिछले हफ्ते दुबई गया था तो परफ्यूम्स ले आया तुम्हारे लिए। वाओ, गुच्ची, शनेल, लुई विटॉन, प्राडा, सारे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, जूते और एक्सेसरीज। उफ, थैंक यू सो मच शैंकी बेबी, यू आर अमेजिंग। आई लव यू। लव यू मोर बेबी। चलो, आज हम शहर के सबसे बड़े स्काई लाउंज में जाने वाले हैं, तो आज तुम ये हॉट एंड ब्यूटीफुल वन पीस पहनोगी, ओके? ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। वैसे भी आई एम ऑल योर्स। नॉर्मल सी जॉब करने वाली नायरा बूढ़े बॉयफ्रेंड शुगर डैडी शैंकी के होने से एक अमीर लाइफ जी पाती है और खूब एंजॉय करती है। वो उसके साथ महंगे रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैसीनो और क्लब में जाया करती है। नायरा के जन्मदिन पर वो उसके लिए शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट बुक करता है और बड़े धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाता है। चीयर्स बेबी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेबी, मेरे बर्थडे को और भी खास बनाने के लिए। यू आर द बेस्ट। बर्थडे पर केक तो कट कर दिया, लेकिन अब मेरा रिटर्न गिफ्ट वो कब मिलेगा मुझे? रिटर्न गिफ्ट? मैं कुछ समझी नहीं जान। अरे मेरी भोली भाली गर्लफ्रेंड, मेरे गाल कब से तुम्हारी किस का इंतजार कर रहे हैं। मैं उसी के रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी बेबी। ठीक है, ये लो। फिर नायरा शैंकी को एक किस देती है और वो दोनों जब भी मिलते थे तब रोमांस किया करते थे। एक दिन नायरा शैंकी से कहती है, शैंकी बेबी, मुझे घर वाले शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे उनके लिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो नायरा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ डार्लिंग। मेरे होते हुए तुम पर किसी और का बिल्कुल भी हक नहीं हो सकता। लेकिन बेबी, अब मैं अपने घर वालों की बात नहीं टाल सकती। मैं मजबूर हूँ, मुझे शादी करनी ही होगी। लेकिन अगर तुम शादी करोगी तो मेरा क्या होगा? मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन मैं शादी के बाद भी तुमसे मिलने आया करूंगी। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों का अफेयर शादी के बाद भी कायम रहेगा। तेरे जैसे अमीर शुगर डैडी को इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाली हूँ मैं। ठीक है नायरा, अब जब तुम परिवार के वजह से मजबूर हो तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी के बाद भी मिला करेंगे। हाँ शैंकी, पर तुम मेरी शादी के बाद भी मुझे महंगे तोहफे दिया करना और महंगी जगहों पर भी लेकर जाना, ओके? ओके जान। डन डना डन डन। फिर कुछ ही दिनों में परिवार ने चुने हुए लड़के राजीव के साथ नायरा की शादी हो जाती है। ससुराल में उसकी सास फाल्गुनी होती है। एक दिन नायरा छोटे कपड़े पहनकर शैंकी से मिलने जा रही होती है। ओ चम्मक चल्लो, कहाँ चली हो छोटे कपड़े पहनकर? माँ जी, वो मेरी दोस्त के घर जा रही हूँ, आज उसका बर्थडे है ना, इसीलिए। बहू, तू अभी अपने मायके में नहीं है जो यूं इतने छोटे कपड़े पहनकर घर के बाहर निकलेगी। राजीव बेटा, ये सब क्या है? माँ जी, अब अपनी दोस्त की पार्टी में साड़ी या चूड़ियां पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ माँ, रहने दो ना, रोज घर में तो ये साड़ी ही पहनकर रहती है ना। आज भी दिन भर पहनी थी इसने, अभी बस ये छोटे कपड़े पहन लिए तो उसमें क्या हो गया? हाँ हाँ, गली की औरतें तुझे नहीं मुझे ही 4 बातें सुनाएगी।
तेरा क्या जाने वाला है? तू सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता है तो सीधे रात को ही वापस आता है। जाने दो, मुझे क्या, वैसे भी इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। फिर नायरा चुपके से शैंकी से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिलती है। फिर जाते समय, नायरा बेबी, अभी तक तो हमारे रोमांस का इंटरवल भी नहीं हुआ और तुम इतने से वक्त में ही दी एंड कर रही हो। आई एम सॉरी शैंकी, लेकिन मुझे जाना होगा। अब मैं ससुराल में रहती हूँ, मुझे फटाफट जाकर सारे काम निपटाने हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन नायरा, मेरी तो प्यास बुझने की जगह और बढ़ गई ना। अब मैं अगली मुलाकात तक प्यासा ही रहूं क्या? हाँ, जितने प्यासे रहोगे उतना ही प्यास बुझाने पर मजा आएगा। चलो बेबी, मुझे पैसे भिजवा देना, पूरे 2 लाख रुपए, और ये गिफ्ट्स मैं अभी लेकर जाती हूँ। ठीक है स्वीटहार्ट, बाय। बाय बेबी। एक दिन नायरा शैंकी से ढेर सारे तोहफे लेकर आती है। तभी उन तोहफों को देख फाल्गुनी को शक होता है। हे राम, ये इतने महंगे कपड़े और ये ब्रांडेड पर्स, ये सब तूने कैसे खरीदा बहू? जहां तक मैं जानती हूँ ये सब तो अमीर लोग ही लेते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास वाले तो इसके बारे में सोचते भी नहीं। हाँ नायरा, मैंने भी तुम्हारे पास बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े देखे हैं। तुम तो बस एक मार्केटिंग की जॉब करती हो और तुम्हारी सैलरी भी इतनी नहीं है जिसके चलते तुम ये सब अफोर्ड कर सको। फिर भी ये सब अफोर्ड करने का राज क्या है? कोई खुफिया बिजनेस है क्या? हो गया ना लफड़ा, अब मैं क्या करूं? अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरा एक बूढ़ा बॉयफ्रेंड है जो एक शुगर डैडी है और वही मेरे सारे शौक पूरा करता है। बोलो नायरा, किस सोच में पड़ गई तुम? वो दरअसल मैं ना बहुत टाइम से पैसे जुटा रही थी। हाँ, मेरी कई सालों से इच्छा थी कि मैं ये सारे ब्रांड के कपड़े पहनूं और उनके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है। और देखिए, आज ये कपड़े भी लेकर आई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, ऐसी ही बात है। ज्यादा दिमाग मत लड़ा बुढ़िया, वरना तेरे खाने में जहर मिला दूंगी। ठीक है नायरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम तुम्हारी इच्छा पूरी कर पाई। नायरा अब से सारे तोहफे छुपा कर रखने लगती है, लेकिन एक बहू बनने के बाद वो शैंकी को बहुत कम समय देने लगती है, लेकिन उससे ढेरों पैसे और महंगे तोहफे लिया करती है। धीरे धीरे शैंकी को भी नायरा का बर्ताव खटकने लगता है। एक दिन शैंकी अपने कार में नायरा को घर छोड़ने आता है। तभी पड़ोसन बीना नायरा को गाड़ी में बैठे बूढ़े शैंकी को फ्लाइंग किस देते हुए देख लेती है। हाय दया, ये क्या? ये नायरा इस बूढ़े के साथ काहे चुम्मा चाटी कर रही है? बाद में बीना ये बात फाल्गुनी को बताती है। क्या? ये तो क्या कह रही है बीना? बहू ने एक अमीर बूढ़े आदमी को उड़ता हुआ चुम्मा दिया? लेकिन आखिर वो कौन होगा? फिर फाल्गुनी ये बात जाकर राजीव को बताती है। हो ना हो राजीव बेटा, लेकिन जब से बहू घर में आई है वो हर 2 दिन छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती है और तेरे ऑफिस जाने के बाद दिन भर वो फोन में ही लगी रहती है चैटिंग करते हुए। और अब ये किसी बूढ़े आदमी को किस्सी दी उसने। समधी जी और बहू का पूरा परिवार तो गरीब है, उसके परिवार में से उस कार में कोई नहीं हो सकता। ठीक है माँ, अब से मैं नायरा पर पूरी निगरानी रखूंगा, ये जानने के लिए कि आखिर उसकी इन हरकतों के पीछे क्या बात है। राजीव अब नायरा पर ध्यान देने लगता है और जब वो नहाने जाती है तभी वह उसके फोन में चुपके से उसके और शैंकी के चैट्स पढ़ लेता है। बेबी, आज दोपहर 12 बजे तक सी स्प्रिंग पार्क में मिलना, जरूरी बात करनी है। क्या? आखिर ये कौन हो सकता है? मुझे जाना होगा। फिर राजीव नायरा का पीछा करते हुए उस पार्क में पहुंच जाता है और वहां पर नायरा और शैंकी को साथ में देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ बेबी? क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? और ये क्या?
तुम मेरे शुगर डैडी हो, तुमने आज मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। दिस इज नॉट फेयर। क्यों नहीं लाया तुमने मेरे लिए गिफ्ट? क्योंकि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। क्या? हाँ नायरा, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मुझसे मिलने तो आती हो, लेकिन तुरंत चली जाती हो और जाते वक्त मुझसे ढेर सारे पैसे और महंगे गिफ्ट्स लेकर जाती हो। तुम मुझे यूज नहीं कर सकती। दुनिया में तुमसे भी बेहतरीन लड़कियां पड़ी है, इसीलिए आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। बाय। क्या? नहीं, रुको शैंकी, मेरी बात तो सुनो। ऐसा मत करो शैंकी। नायरा शैंकी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। और जब नायरा पीछे मुड़ती है तो वहां पर राजीव को देखकर वो चौंक जाती है। राजीव, तुम यहाँ पर? हाँ नायरा, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। तुम जब नहाने गई थी तब तुम अपना फोन बाहर ही अनलॉक छोड़कर गई थी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बूढ़े बॉयफ्रेंड शैंकी के सारे चैट पढ़ लिए। राजीव, आई एम सॉरी। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो ही मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो उसे यही कहने आई थी कि आज के बाद मुझे परेशान मत करना। मैं तो सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। लेकिन वो। शट अप नायरा, जस्ट शट अप। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे और शैंकी की सारी बातें सुन ली है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमें अलग होना पड़ेगा। तुम जैसी चिप लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हारा सामान तुम्हें घर के बाहर मिल जाएगा, उठा लेना वहां से। उसके बाद हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। आ जाना डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए। नहीं राजीव, मेरी बात तो सुनो प्लीज। राजीव भी नायरा को छोड़कर चला जाता है और अंत में अपनी गलतियों के कारण नायरा अकेली पड़ जाती है। अरे नहीं, मैं ना घर की रही ना घाट की। ये मैंने क्या कर दिया।